नमस्कार। संसद टीवी की खास पेशकश अभिनव पहल 3.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। हमेशा से कहा जाता रहा है कि असल भारत गांव में बसता है। अगर सही मायनों में भारत का विकास करना है तो गांवों और ग्रामवासियों का विकास करना होगा। आज़ादी के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास की सोच आज भी प्रासंगिक है। आज़ादी हासिल करने के बाद तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के बावजूद हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी गांवों में बसता है। प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या में कुछ कमी तो आई है, लेकिन आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिहाज से ग्रामीणों की कुल आबादी अब भी बहुत बड़ी है। पिछले एक दशक के दौरान ग्रामीण विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल रही है। ग्रामीण विकास की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब गांव बदलेंगे तो देश बदलेगा। सरकार की अब तक की कोशिशों से बुनियादी ढांचा खड़ा हो चुका है। अब तस्वीर बदल रही है। गांवों को उनका हक मिल रहा है। इसके लिए सरकार के तमाम प्रयास हैं जो रंग ला रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास है एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म। आइए समझेंगे एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म दरअसल है क्या और क्यों इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अमित शुक्ला जी, आप संयुक्त सचिव हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में। हमारे दूसरे मेहमान हैं संजय पांडे जी, आप डीडीजी हैं एनआईसी विभाग के। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मनोज कुमार जी, आप संयुक्त निदेशक आईटी हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत के पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी भी देश का विकास उसके ग्रामीण विकास से देखा जा सकता है। फिर भला देश के चहुमुखी विकास की इस लहर में ग्रामीण क्षेत्र कैसे पीछे रहता है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति और खुशहाली की ये नई तस्वीर सरकार के निरंतर प्रयासों का एक स्पष्ट परिणाम है। और इन्हीं प्रयासों में से एक है एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गहन निरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है और इसी दिशा में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही को बढ़ाने तथा योजनाओं के सही मूल्यांकन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। केंद्र और राज्यों के अधिकारियों को राज्य समीक्षा बैठक आयोजित करने के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं की कार्यान्वयन का अनुभव निरीक्षण कर मूल्यांकन करना होता है। ये प्लेटफॉर्म अधिकारियों को अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने और जमीनी स्तर पर प्रभावी मूल्यांकन में योगदान करने के लिए आवश्यक डिजिटल उपकरण और डेटा के साथ सशक्त बनाता है। ये प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य स्तर पर अधिकारियों को अपने दौरे की योजना बनाने, प्रबंधन करने, निरीक्षण के लिए कार्यस्थलों का चयन करने और वास्तविक समय पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म जियोग्राफिक लोकेशन, कार्यस्थलों या परिसंपत्तियों के निरीक्षण पर सुझाव देने के लिए डेटा विश्लेषण पर आधारित रिकमेंडेशन सिस्टम उपयोग कर रहा है, जिसमें GIS डेटा, MIS डेटा और AIML तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसी तरह तकनीकी मोर्चे पर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पर आधारित एरिया ऑफिसर ऐप में नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया गया है। इसमें अधिकारी मानचित्र पर आसपास की सभी सार्वजनिक संपत्तियों या कार्यस्थलों को भी देख सकते हैं। साथ ही अधिकारी वांछित कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए पूरा विवरण और निर्देश भी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक इस प्लेटफॉर्म में मानचित्र पर अंकित 11.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिसंपत्तियों का विवरण प्रदर्शित किया जा चुका है। इसके अलावा मोबाइल ऐप पर उपलब्ध डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति की स्थिति देखी जा सकती है। साथ ही अधिकारी अन्य मुद्दों और शिकायतों जैसे CAG-PAC रिपोर्ट, राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों या किसी भी संसदीय मुद्दों को भी देख सकते हैं। अधिकारी अब सीमित कनेक्टिविटी या बिना कनेक्टिविटी के भी
वास्तविक समय पर मोबाइल ऐप से डेटा कैप्चर कर सकते हैं। ऐप में विश्लेषण संबंधी डैशबोर्ड भी दिया गया ताकि हितधारक इसके प्रदर्शन को स्थानानुसार, योजनावार तथा नीति निर्माण को ध्यान में रखते हुए देख सके। यहाँ इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि ये नागरिकों के लिए सुविधाजनक हो, ताकि कोई भी नागरिक मोबाइल ऐप के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म में पंजीकरण कर सके और सभी एकीकृत योजनाओं की वास्तविक समय की स्थिति देख सके, साथ ही परिसंपत्तियों और सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके तथा निरीक्षण के लिए आग्रह कर सके। वर्तमान में भारत में 34 राज्यों की 2,68,000 ग्राम पंचायतों में एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। पूरे भारत में कई विभागों के 35,000 से अधिक सरकारी अधिकारी जमीनी स्तर पर अपनी योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा, PMAY ग्रामीण जैसी भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के निरीक्षण के लिए अब तक लगभग 62 लाख कार्यस्थलों का दौरा किया जा चुका है। एरिया ऑफिसर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म से न सिर्फ ग्रामीण भारत के विश्वास को मजबूती मिली, बल्कि उनकी साझेदारी को भी बढ़ावा मिला। साथ ही कार्य प्रणाली को आसान और सुदृढ़ बनाने में भी सहायता मिली है। तो आपने देखा कि किस तरह से एरिया ऑफिसर जो ऐप है सरकार की तमाम योजनाओं की ज़मीनी स्तर पर निगरानी कर रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी सर हैं अमित शुक्ला साहब। सर, दरअसल एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म अगर मैं दर्शकों को समझाना चाहूँ तो आसान भाषा में ये है क्या, और इसके बेनिफिशरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन लोग हैं इस योजना के तहत आते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके अभिनव पहल के श्रोताओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन कर रहा है। ये आपको संदर्भ समझना पड़ेगा कि क्यों हम ये मोबाइल एरिया ऑफिसर्स एप्लीकेशन लाए हैं। तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ का उल्लेख हुआ है जो अभी वीडियो दिखाया गया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ग्रामीण कौशल्य योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये काफ़ी विस्तृत रूप से ग्रामीण अंचल में इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है, और कार्यान्वयन तभी सटीक होता है जब हम पारदर्शिता, दक्षता और इसमें जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। तो इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो फ्रंट लाइन है, जो इसको सुनिश्चित करता है, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर कहते हैं हम, जिसे पर्यवेक्षी अधिकारी कहते हैं, उनके लिए हमने एक IT प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इससे पूर्व जो है कागज़ की एक प्रणाली थी, पेपर बेस्ड प्रणाली थी, जिसका संग्रह करना मुश्किल था। जितने भी निरीक्षण हो रहे थे उसको संग्रह करना मुश्किल था, उसका विश्लेषण मुश्किल था। तो ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से देश के जितने भी हमारे ब्लॉक स्तर से ऊपर के जितने भी पर्यवेक्षी अधिकारी हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, वरिष्ठ अधिकारी स्तर तक, वो सभी इसमें जब भी निरीक्षण कर रहे हैं तो रियल टाइम बेसिस पे अपना निरीक्षण दर्ज कराते हैं। और निरीक्षण की एक प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया से संबंधित जितने भी पहलू हैं उसको एकीकृत किया गया है ताकि इसको और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। ये एक महत्वपूर्ण पहल है और देखा जा रहा है कि पिछले 2 वर्ष से इसके कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जो निरीक्षण को आच्छादित करने के जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो इसके माध्यम से हम कर पा रहे हैं, और कई जगह पे जहाँ पे अगर आवश्यकता है और सघन निरीक्षण की, तो वो भी हम इस ऐप के माध्यम से विश्लेषण करके हम पता लगा पा रहे हैं। और अभी हमने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया है। आगे आने वाले समय में और योजनाओं को भी हम सम्मिलित करेंगे। जैसा सर ने चूँकि बताया कि इस योजना की जो ख़ास बात है ऐप की, वो रियल टाइम बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। संजय जी हमारे साथ, चूँकि आप NIC से हैं,
ये जो फीचर है इस ऐप में, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे काम करता है एक तरीके से, और मेरा सवाल ये है कि दूसरे एप्लीकेशन से किस तरीके से ये अलग है? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग में हम अलग अलग योजनाओं के लिए हमारे पास अलग अलग MIS या अलग अलग डेटाबेस या अलग अलग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। जैसे शुक्ला सर ने बताया कि हमारे पास प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है, नरेगा की मॉनिटरिंग के लिए अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अलग है। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस स्कीम को बेहतर ढंग से उनका क्रियान्वयन के लिए हम उपयोग करते हैं। बट उसकी सतत निगरानी के लिए, जैसे फील्ड में ऑफिसर जाता है तो नरेगा के जितना सरकार ने उनके लिए जो नियम बनाए हैं, या आप ये समझ लीजिए जो उस स्कीम की अच्छी मॉनिटरिंग के लिए जो SOPs बनाई हैं, अगर उनका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से होगा तो स्कीम हमेशा अच्छे ढंग से चलेगी। तो इसमें हम रियल टाइम में किसी भी स्कीम को हम उसके जो प्रश्न हैं या उसके जो मूल्यांकन के प्रश्न हैं उन सबको हम देख सकते हैं, और जो हमारा निरीक्षणकर्ता अधिकारी है जब वो वहाँ जाएगा तो रियल टाइम में उनका उत्तर भरेगा। और अगर वहाँ पर किसी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मूल्यांकन ढंग से नहीं हो रहा है या स्कीम ढंग से पारदर्शी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो जो भी उच्च अधिकारी हैं उसमें कार्यवाही कर सकते हैं। तो मनोज जी, चूँकि आप IT से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एरिया ऑफिसर ऐप के तहत जो रिकमेंडेशन सिस्टम फीचर है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में आप दर्शकों को समझाइए कि दरअसल जो ये जो फीचर है ये है क्या? जैसा कि सर ने बताया कि एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म का यूज ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के निरीक्षण के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसमें निरीक्षण करने से पहले अधिकारी एक विजिट क्रिएट करते हैं। विजिट क्रिएट करने का मकसद है कि मालूम होना चाहिए कि उन्हें कहाँ विजिट करना है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसे स्थानों और परिसंपत्तियों को चयन करने में अधिकारियों की मदद करता है जहां सिस्टम को या सिटीजन को लगता है कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप काम नहीं हुआ है, और अधिकारी को वहां पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जी संजय जी, जैसा इन्होंने कहा कि वहाँ पे वो दिशा निर्देश के हिसाब से काम करते हैं, इस रिकमेंडेशन फीचर में है, तो किस तरह का अनुभव आपका रहा है इसमें, कि क्या दिशा निर्देश जो बताना चाह रहे हैं मनोज जी, उसके बारे में आप थोड़ा सा इनकी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, हर सरकारी योजनाओं के लिए सरकार के कुछ दिशा निर्देश होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी शासन की योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए विभाग अभी भी बहुत सारे IT सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। तो हमारे पास सारा जो भी बेनिफिशियरी को पेमेंट हो रहा है या किसी तरह की कोई प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वो पूरा का पूरा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे सिस्टम के अंतर्गत दर्ज होता है। तो जब एरिया ऑफिसर में कोई अधिकारी वहाँ पर विजिट करता है, अच्छा इसके अतिरिक्त क्या है, कई बार जो जन सामान्य है उस क्षेत्र विशेष की जो जनता है वो भी अपने फीडबैक्स देती है कि योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पर किस तरह से हो रहा है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम इन सारी चीज़ों को देखता है। क्या कहीं उसे ऐसा लगता है कि योजना का क्रियान्वयन MIS के हिसाब से ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा, जो लोगों के फीडबैक्स हैं, जो लोगों के विचार हैं उस योजना के बारे में, उनको भी अपने अंदर लेके आता है। और उसके बाद वो अधिकारी को, अगर मान लीजिए कहीं से बहुत ज़्यादा अच्छे फीडबैक्स उस रिकमेंडेशन सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वो ये बताता है अधिकारी को कि ये जो योजना है इस क्षेत्र विशेष में ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, और वहाँ पर जाके वो उस एरिया ऑफिसर से इंस्पेक्शन कर सकता है, और जो भी उसके निरीक्षण के दौरान जो जो बिंदु उसे प्राप्त होते हैं उसको दर्ज कर सकता है, और वो पूरी की पूरी चीज़ें मंत्रालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के पास उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसमें कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं कि आगे हमने किस तरह से इस विशेष प्रक्रिया में काम करना है, इस विशेष क्षेत्र में काम करना है।
अमित सर, चूँकि इस डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से जिसका दौर चल रहा है, तो इसमें एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म की जो पूरी प्रक्रिया रही है उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल इसमें देखा गया है कि हर तरह से पेश रहा है। तो इसका क्या मकसद है, अगर हम हमारे दर्शक आपसे जानना चाहें तो? देखिए, जैसा संजय पांडे जी ने बताया है, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं वो आईटी प्रणाली का भरपूर उपयोग कर रही हैं। अगर पेमेंट की बात हो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हो रहा है, तो वो उसके लिए पूरा एक MIS बना हुआ है। GIS डोमेन पे भी इसका जितना भी कार्रवाई हो रही है, जितना भी क्रियान्वयन हो रहा है, सब दर्ज हो रहा है। कहीं ना कहीं एक ये आवश्यकता देखी गई थी कि जो हमारी जो निगरानी की जो प्रणाली है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें निरीक्षण एक महत्वपूर्ण एक अंग है। मंत्रालय सिर्फ निरीक्षण के माध्यम से नहीं और कई माध्यमों से जितने भी योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है उसकी जांच करवाता है। तो निरीक्षण एक ऐसा था। और देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अगर कहें तो वो होती है जो पर्यवेक्षी अधिकारी होते हैं, सुपीरियर ऑफिसर की होती है। तो ये अपेक्षा की जाती है उनसे कि वो जाएं और नीचे मार्गदर्शन करें, देखें कि कहाँ पे कमी रह गई है और कहाँ पे इसको और सुचारू ढंग से इसका कार्यान्वयन किया जा सके। उसके लिए अगर कोई हमारे पास प्रणाली बनाई जा सके जिसमें हम ये दर्ज कर सकें और उससे जो भी नया अधिकारी आए वो भी ये सीख सके कि पहले कैसे निरीक्षण हुआ है और कहाँ कहाँ निरीक्षण हुआ, किस तरह हुआ है, तो ये एक प्रणाली अब उपलब्ध करा दी गई है। उससे देखा जाएगा कि आने वाले समय में कि जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, राज्य स्तर पे इससे काफ़ी सहायता मिलेगी। इससे मतलब ऑन द टच ऑफ अ बटन मैं कहूँगा कि आप पता कर सकते हैं कि किस जगह पे आपका निरीक्षण हुआ है, उससे क्या क्या आपको सुझाव मिले हैं, क्या उसका फॉलोअप हुआ है, किस तरह और कार्रवाई को तेज़ करना है। तो इससे एक मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव पैनापन आएगा और इससे काम करने में जो दक्षता है उसको और हम बढ़ावा दे पाएंगे। संजय जी, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में और जो दूसरी तमाम समस्याएं हैं तो उसके समाधान के लिए NIC ने, या ख़ासकर मैं अगर मंत्रालय की बात करूं, तो दूसरे और कौन से ऐप आप लोगों ने विकसित किए हैं? देखिए, जहाँ तक इस ऐप के जो एरिया प्लेटफॉर्म ऐप है इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जैसा कि शुक्ला साहब ने बताया, हमारा मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। तो जितनी भी, चाहे वो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, चाहे वो किसी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन, किसी योजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था है, वो पूरी की पूरा हमारे यहाँ पर उसके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स, उसका सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसके MIS डेटाबेसेस इत्यादि बने हुए हैं। अब हम अगर नरेगा की बात करते हैं या हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम हितग्राही के चयन से लेके उसके खाते में पैसे भेजने तक का, और उसको किसी दूसरी स्कीम का अगर हमें फ़ायदा पहुंचाना है, किसी दूसरी स्कीम से उसको लाभ पहुंचाना है, ये पूरी की पूरी चीज़ें हम MIS से करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जब हम हितग्राही को चयन कर लेते हैं, तो क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो समाज का थोड़ा पिछड़े वर्ग से या समाज में आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़े क्षेत्र से आता है, तो उसको मकान बनाने के लिए अगर हम नरेगा के तहत उसे हम जो भी उसके कार्य दिवस हैं सृजन करने के बाद उसको मजदूरी का भुगतान करें, तो उसको एक अन्य लाभ मिलता है। तो ये तभी संभव है जब दोनों डेटाबेस या दोनों स्कीम एक दूसरे से बात कर सकें। तो इस तरह का पूरा समन्वय हमारे विभिन्न विभागों के सॉफ्टवेयर में होता है। और क्योंकि हम लोग सारा जो, इसके अतिरिक्त हम एक और मैं उदाहरण देता हूं कि किसी अगर व्यक्ति को नरेगा की मजदूरी का भुगतान करना है, तो अगर हम बहुत पहले जाते थे तो वो कई बार कहीं कहीं पर कैश के माध्यम से या चेक के माध्यम से या उसमें डिले होता था। बट अब हम ये देखते हैं कि वो पूरा का पूरा जो भुगतान है, जो भी
10 या 8 या 10 दिन के अंदर में उसके खाते पर पूरा पहुंच जाता है। वो तभी संभव है जबकि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का हम उपयोग करें, और ये तभी संभव है जब हम सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर लाभ उठाएं, इंटरनेट का भरपूर लाभ उठाएं। मनोज जी, संक्षेप में ये बताइए आप कि जो ऐप विकसित किया गया है इसमें अगर क्या किसी भी तरह की जो अगर साइबर अटैक होता है, कोई चोरी होती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है संक्षेप में? हाँ, एक्चुअली ये एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए हमने कई नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया है। इसके डेवलपमेंट के दौरान हमने GIGW गाइडलाइन का पालन किया है, जो कि भारत सरकार का सुरक्षित ऐप और पोर्टल बनाने का दिशा निर्देश है। इसमें हमने नवीनतम इंक्रिप्शन टेक्निक का उपयोग किया है, जिससे कि ट्रांजिट डेटा और स्टोरेज डेटा दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का प्रोविज़न किया गया है इसमें, जो कि इंश्योर करता है कि कोई भी अधिकृत अधिकारी उन्हीं डेटा को एक्सेस कर पाए जिसके लिए वो अधिकृत है जी। इसके अलावा हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और इस समय समय पर सिक्योरिटी ऑडिट हम लोग कराते रहते हैं, ताकि किसी संभावित खतरे को पहले ही पता किया जा सके और उसका निदान किया जा सके। मतलब आप हर तरीके से अलर्ट हैं। शुक्ला सर, आप चूँकि ये जिसके लिए आपको राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है, गौरवशाली पल था आपके लिए, देश के लिए, आपके मंत्रालय के लिए ख़ास तौर पे आप लोगों ने इस ऐप को विकसित किया। अगले 5 साल का अगर मैं रोड मैप जानना चाहूँ आपसे, तो क्या रोड मैप है आपका? अभी एरिया ऑफिसर एप्लीकेशन में ग्रामीण विकास मंत्रालय की जितनी योजनाएं हैं उनको ऑनबोर्ड किया गया है। आने वाले समय में अन्य मंत्रालय की योजनाएं भी इसमें ऑनबोर्ड की जाएंगी। जैसे जैसे हमें रिक्वेस्ट मिलता जाएगा तो हम इसमें इनको भी सम्मिलित करेंगे। तो इससे जो हमारा जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो निगरानी तंत्र है, वो इसमें और अन्य योजनाओं को सम्मिलित करके एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर सकेगा। तो इसका जो कवरेज है वो बढ़ेगा इस एप्लीकेशन का, और इसमें और नए नए फीचर, इसका जो यूज़र इंटरफेस है उसको भी और भी समय के साथ साथ, देखिए बदलाव आते रहते हैं, तो समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी लाया जाएगा। और इसको जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हैं, इसके आज के जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है उसमें और भी इसमें इजाफा किया जाएगा। अभी है, पर्याप्त है, लेकिन समय के साथ साथ आपको तो पता ही है साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, तो वो भी हम इस पर ध्यान देते रहेंगे। जी संजय जी, बहुत संक्षेप में इसको पूरे प्रोसेस के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस क्या है इस पूरी प्रक्रिया में आपको? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये था, क्योंकि जो इसका उपयोग करता है वो जिला लेवल अधिकारी या ब्लॉक लेवल अधिकारी है। मतलब वो हम लोग दिल्ली में बैठे हुए, हम तो यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, तो उन पर उनको ट्रेनिंग देना, उनको इस बारे में अवेयर कराना और उनको इसके उपयोग में लाने के बारे में बताना। जैसे हमने अभी बात की थी रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में, तो रिकमेंडेशन करने के बाद वो तो जो भी एरिया ऑफिसर ऐप तो अधिकारी को ये बताता है कि इस जगह जाएं और यहाँ पर हमें लगता है कि योजना का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से रिपोर्ट लेके दें। तो इन चीज़ों को उनको बताने में, और क्योंकि इसका जो अगर आप देखें शुरू में आपने जो डॉक्यूमेंट्री बताई थी उसमें बताया था इसके 2.68 लाख के करीब उपयोगकर्ता हैं और बहुत सारे लाखों में इसके अंदर रिपोर्ट्स आई हुई हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ थी, अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे, कोई आपके पास 70 लाख रिपोर्ट अगर आपके पास कागज़ की आती हैं और उन रिपोर्ट का अध्ययन करके आप अपनी योजनाओं से संबंधित कुछ ही चीज़ों के बारे में निकालते हैं कहाँ कहाँ कमियां हैं, तो ये शायद संभव नहीं होगा। तो अब हमारे पास बहुत डेटा आता है, तो वो डेटा को अच्छे रूप में निकाल के, उससे रिपोर्ट्स निकाल के उसका जो क्रियान्वयन करना है, ये हमारी एक उपलब्धि थी। और 2.68 जो कार्यकर्ता या जो हमारे साथ के अधिकारी थे जो कि ग्रामीण स्तर पर काम करते थे, उनको इस ऐप में प्रशिक्षण देना और उनको इससे जोड़ना, ये हमारे लिए एक चुनौती थी। चूँकि समय की बंदिश है, बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। चूँकि चुनौतियों का जिक्र आपने किया, AI और चैट GPT का ज़माना है, आने वाले समय में क्या आपकी चुनौतियों को कम करेगा ये, बहुत संक्षेप में? AI ML, जहाँ तक मेरा समझना है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में AI ML जितने भी लोग हैं उनके लिए और ज़्यादा भविष्य के रास्ते खोलेगा। क्योंकि कारण ये है कि देखिए, जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कोई भी मशीन किसी इंसान को
किसी भी चुनौती में हरा नहीं सकते, क्योंकि हम ही ने मशीन को बनाया है। बस ये है, क्योंकि मशीनें रिलेटिवली फास्ट होती है, जैसे कैलकुलेटर में हम कुछ अंकों की केवल एंट्री करते हैं, केवल वो कैलकुलेशन फास्ट करता है, गणना फास्ट तेज करता है। तो यहाँ पर हमें डिसीजन लेने में मदद तो करेगा, बट मेरा मानना ये है कि AI/ML कभी भी पूरी तरह से इंसान को रिप्लेस नहीं कर, इंसान को हटा नहीं सकता। तो मनोज जी, ये जो पूरी प्रक्रिया रही है एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म की, इसमें AI/ML का किस तरीके से आपने इस्तेमाल किया है? एक्चुअली हमने रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए AI/ML का ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल डिप्लॉय किया है। जैसे कि बात करें हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तो इसमें किसी भी आवास को कंप्लीट होने के लिए उसका इमेज, कंप्लीट लेवल का इमेज अपलोड कराया जाता है। अब इस इमेज में जो AI/ML मॉडल है वो डिटेक्ट करता है कि पक्का छत है कि नहीं, पक्का दीवार है कि नहीं। और सरकार का गाइडलाइन है कि किसी भी कंप्लीटेड हाउस में पक्का छत और पक्का दीवार होना अनिवार्य है। जी जी। अगर मॉडल डिटेक्ट करता है कि पक्का छत या दीवार नहीं है, तो वो रिकमेंडेशंस करता है अधिकारी को कि आप यहाँ पे जाके इस लोकेशन में, इस वर्क साइट पे जाके इंस्पेक्शन कीजिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरीके से जो ये एरिया ऑफिसर प्लेटफॉर्म रहा, इसके किस तरीके से बहुआयामी उपयोग रहे और कैसे पूरे देश में ज़मीनी स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।